Welcome to this class. So yesterday we started this chapter, election and representation, where we understand why election is very necessary, and we also compare the situation, and we also imagine the situation where the democracy is there, election is not there, democratic election, and if election is there, democracy is not there. So through the arguments, through the rationality, we come to understand that it is not possible. But in second situation, we can say that there are some non-democratic countries who wants to be called themselves democratic. They also contest the election, and in that situation, we can say it's not a pure democratic country. So that's why it is not possible that without democratic we can say parties or countries, the election could be also contested there. So different situations, different through the comparison, we also understand that it is not possible these two conditions in democratic nations. So today we will discuss about what is the system, election system in India. भारत में election system कैसे है वो हम आज समझेंगे. So everybody know that you do not attain the age of casting votes, but you see your parents whenever there is a election, Lok Sabha election or Vidhan Sabha election, our parents, they go and cast their vote. So this is very simple. But why it is we are just discussing all the things here, we have to understand. Because what the things are we see today, it's not very simple. There is some complex factors are also there. This we will understand. तो कुछ चीजें हम अलग क्या है, मुश्किल क्या है, उन सब चीजों को समझेंगे. देखिए ऐसा होता है कि इंडिया के अंदर अगर वोटिंग देने का सिस्टम है वो हमें सबको पता है. और इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं ऑफ कास्टिंग देयर वोट. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे कि डिफरेंट नॉन डेमोक्रेटिक्स में कैसे होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कैसे होता है, डिफरेंट होता है. अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी चॉइसेस, द चॉइसेस विच चूज द रिप्रेजेंटेटिव, इट कुड बी आल्सो डिफरेंट. हम किस आधार पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं वो भी एक बात है. ठीक है. सेकेंड थिंग हम ये कह सकते हैं कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के बाद जो वोट्स का काउंटिंग है वो किस आधार पे होती है. भाई हमें तो सुपरफिशियली आइडिया है कि हमारे पेरेंट्स जाते हैं, हमारे एल्डर्स जाते हैं, वोट देते हैं और उसके बाद जो मेजोरिटी पार्टी होती है वोट जीत जाती है तो वो सरकार बना लेती है. ये तो बेसिकली आइडिया तो यही है कि भाई इसी तरह से होता है. लेकिन फिर भी ये चीजें व्हाई इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्शन प्रोविजन these are written in our constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. तो सबसे पहले तो हमें दो कॉन्सेप्ट जो कह सकते हैं कि हमें चीजों को समझना है. एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक फेयर रिप्रेजेंटेशन. तो हमने ये एक जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी ना मैंने, तो भी आपको इलेक्शन जो यूं कह सकते हैं गेम की तरह बताया था जिसमें क्या चाहिए, रूल्स चाहिए, है ना. और जो भी आउटकम आता है इलेक्शन का तो वो किस पे डिपेंड करता है, रूल्स क्या अडॉप्ट किए, प्लस एक ऐसा अनबायस्ड अंपायर चाहिए जो उस गेम को खिला सके. सेम यही चीज यहाँ पर थी, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई दीज कॉन्स्टिट्यूशनल वी कैन से इलेक्शन प्रोविजंस दीज आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके पीछे क्या कारण है, तो वही आज हम बहुत थॉरली डिस्कस करेंगे. कुछ चीजें आपकी लिखी हुई है कि हु इज एलिजिबल, हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शन एंड ऑल दैट, 5-6 पॉइंट्स आर देयर. उन सब चीजों को करने के बाद हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. वो एग्जांपल क्या है, देखो ये सबसे पहले हम बात करते हैं FPTP, जैसे दिस इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, है ना. और हमने जो फंडामेंटल राइट्स लिए थे ना उसके अंदर भी ये बात करी थी. FPTP क्या है, ये ब्रिटेन से लिया हुआ है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. पहले तो हम इसका लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं. सबसे पहले जो पोस्ट पास करेगा, चेक पोस्ट पास करेगा, वो ही विनर होगा. समझ रहे हैं. एक समझ लो रेस लगानी है, हमें रेस लगानी है तो जीतने वाले एक रेस लगानी है तो अपन क्या करते हैं, एक चेक पोस्ट बना देते कि इतने तक जो फर्स्ट पहले आ गया
है ना, वो हमने बाउंड्री बना दी कि अगर वो पहले आ गया तो वो विनर होगा। तो अब उसका कंपटीशन किसके साथ है? अपने साथ वाले कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है। उसका कंपटीशन अपने साथ वाले कैंडिडेट्स के साथ है, किसी वर्ल्ड के किसी और किसी कैंडिडेट्स के साथ नहीं है, किसी और के साथ नहीं है, पार्टिसिपेंट्स के साथ नहीं है। उसको तो सिर्फ अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे तेज दौड़ना है। तो यहाँ पर भी इसका मीनिंग क्या हो गया? फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी जो पार्टी उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो सबसे पहले जो पोस्ट को क्लियर करेंगे वो विनर होंगे। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा घुमाएंगे नहीं चीजों को, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे तो चीजें आएगी समझ में। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। देयर इज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट इन 1984। वह तब क्या हुआ था? तो उस समय की बात है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, 1984 की बात है कि शी वॉज असैसिनेटेड बाय हर होम गार्ड्स, उनको मार दिया था। तो उस समय क्या था कि कांग्रेस के साथ लोगों की क्या थी, इमोशंस जुड़ गए थे, लोग है ना बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि आजादी से लेकर और जिसको कहा जाए कि काफी सालों तक एक ही पार्टी ने रूल किया हमारे देश पे, वो थी कांग्रेस, ठीक है। अब कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टीज भी जो है वो भी प्रोमिनेंट होती जा रही है, इम्पोर्टेंट होती जा रही है। तो उस समय जब ये हुआ था 1984 में, तो उस समय हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी और फिर दोबारा से इलेक्शन हुए थे। तो उस इलेक्शन में जो एक बहुत ही ड्रामेटिक जिसको कहते हैं सिनेरियो सामने आया, जो अनबिलीवेबल था। किसी भी पार्टी को आज तक इतने वोट नहीं मिले थे। तो उसके अंदर क्या था, लोकसभा के इलेक्शन हुए जिसमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जिनमें से उनको कितनी सीट्स मिली, मतलब कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जीते? 415। और सीट्स कितनी मिली? मोर देन 80% सीट्स मिली। क्लियर? यानी हमें समझ में आ रहा है कि करीब करीब सारे लोगों ने जो है सबने ही करीब करीब इनको वोट किया होगा। अभी तक हमारे माइंड में यही चीजें हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई इन्होंने इतनी सीटें ले ली है, बीजेपी ने इतनी, तो यानी इतने सारे लोग जो है सारे उन्हीं को वोट दे रहे हैं। यही तो चीज को समझाना है मुझे आपको। अब हम ये मान रहे हैं कि 5 आउट ऑफ 5 4 ऑफ टोटल सीट इज सिक्योर्ड बाय द कांग्रेस। ऐसा माने यार, ये हर 5 में से 4 व्यक्ति ने भाई 80% वोट की बात कर रहे हैं ना, तो यानी 80% वोट, 80% सीट्स कैसे मिली है उसको? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हर 5 में से, इसके हिसाब से कि हर 5 लोगों में से 4 लोगों ने किसको वोट दिया? कांग्रेस को दिया। इसका मतलब ये है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सीटें तो उसको 80% मिली है, तो वोट थोड़ा ना 80% हुआ है, वोट क्या हुआ, ये चीज आगे हम समझते हैं। अंडरस्टैंड द सिचुएशन। क्या सिचुएशन है? आपकी तो एक पूरी लिस्ट दे रखी है। कांग्रेस पार्टी है, वोट कितने मिले? 48, सीटें कितनी मिली? 415। अब वोट का परसेंट कितना है? बीजेपी है, वोट का परसेंट 7.4 है, 2 ही सीटें मिली है। जनता दल को 6.7% वोट मिला है, लेकिन 10 सीटें मिली है। अब माइंड थोड़ा घूमने लगेगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक तो हम यही मान रहे थे कि जिस हिसाब से सीटें उतना परसेंट वोट भी होगा। इस चीज को हमें समझने के लिए, इसीलिए ये इसका नाम क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक गेम है, ठीक है, उसमें कुछ प्लेयर्स हैं। अब प्लेयर्स, ये जो प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स की रेस अपने, मैंने अभी बताया ना कि अपने ही इन कैंडिडेट्स के साथ है। अब इसमें से जो पहले पहुंचेगा वो क्या होगा? विनर, ठीक है। अब विनर है तो मतलब ये नहीं रखता कि उसने किस स्पीड से वो दौड़ा, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता ये चीज कि उसने कितनी देर लगाई। हमें ये पता है कि वो विनर है। विनर क्यों है? क्योंकि उसके पास में जितने भी कैंडिडेट्स है ना, उन कैंडिडेट से वो ज्यादा जो है उसने बहुत तेज जो है दौड़ा उनसे, और उनसे पहले आ गया, इसलिए वो विनर हो गया। सेम कंडीशन अगर हम इसमें समझे एसपीटीपी में, तो जो कैंडिडेट अहेड, अब आपको मालूम है होता क्या है, इंडिया है, इस इंडिया को जब इलेक्शन होता है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक कैंडिडेट जीतेगा, ठीक है।
लेकिन आपको पता है कि इंडिया में क्या है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, समझ लीजिए ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर ए पार्टी हो गई, बी पार्टी, सी, डी, ये सब जितने भी पार्टीज हैं, ए का कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ रहा है, दूसरा कैंडिडेट इधर से लड़ रहा है, तीसरा इधर से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने कैंडिडेट लड़ने के लिए भेज देता है। अब वो कैंडिडेट जो होते हैं उनका जो कंपटीशन है दूसरी पार्टी के कैंडिडेट से, क्लियर। अब यहाँ पर बस इन कैंडिडेट से जैसे इसको ज्यादा वोट मिलते हैं तो ये जीत जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि इसका कंपटीशन किससे है, अपने कैंडिडेट से, और उन कैंडिडेट से जैसे इसको वोट ज्यादा मिलते हैं तो ये विनर हो जाता है। अब बात क्या आती है, अब आगे समझे। द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर्स हु crosses the post and winning is also known as, इसको plurality, और this is called a plurality system। प्लूरलिटी का मतलब क्या होता है, प्लूरल मतलब बहुत सारे पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्लूरलिटी सिस्टम। तो इसको प्लूरलिटी सिस्टम भी कहते हैं। अब जो चीज हमें समझनी है वो क्या है, वो ये है कि हमने ये देखा कि कांग्रेस जो है उसको सीटें मिली 415, लेकिन वोट्स कितने पड़े, 48। तो इसका मतलब समझ रहे क्या है, इसका मतलब है कि केवल 48% पॉपुलेशन ने वोट किया कांग्रेस के लिए, लेकिन वोट तो 48 ने किया, लेकिन जो सीटें मिली वो 415 क्यों मिली, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसके कैंडिडेट जीत गए। ठीक है, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके हर एक कैंडिडेट को लेस देन 50% वोट मिले, तभी तो 48% आया है। 50% लेस देन वोट मिले हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और लेकिन उनके वोट अपने साथ वाले जो कैंडिडेट थे उनसे ज्यादा थे। ठीक है, ज्यादा हो गए। अब समझ लीजिए एक 50 वोट है, ये 50 वोट मिले कांग्रेस को और 51 वोट मिले बीजेपी को, क्लियर। तो बीजेपी एक वोट से चाहे जीती हो, जीत गई ना यहाँ पर। तो मतलब ये नहीं कि कितने वोटों से जीती है, हाँ ठीक है, इलेक्शन का जब भी रिजल्ट आता है तो साथ साथ में वोट्स भी बताते हैं कि इतने वोटों से जीते, वो एक चीज अलग है, लेकिन मैटर क्या करता है, उसका जीतना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 48% लोगों ने ही वोट किया और लेस देन 50% लोगों ने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट किया, इसकी वजह से ये आया। लेकिन सीटें क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, इसलिए 418 जो है 415 सीटें उन्होंने सिक्योर कर ली। दूसरा है बीजेपी का, देख लीजिए बीजेपी का 70.4% लोगों ने वोट किया तो उसको 2 सीटें मिली। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर इतना कम वोटिंग हुई है, इसकी एवरेज मान लेते हैं कि बहुत लो हुआ है, तभी तो 2 ही सीटें। और यहाँ पर क्या हुआ है, 6.7% लोगों ने वोट किए हैं, ठीक है 6.7, लेकिन 10 सीटें मिल गई। क्यों? क्योंकि जो जनता दल के जो भी कैंडिडेट थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो अपने जो कैंडिडेट थे उनसे पहले वो जीत गए, इसलिए क्या हुआ कि 10 सीटें उनको मिल गई। तो ये एक बेसिक आइडिया है जिसको हम कहते हैं FPTP, फर्स्ट पास दी पोस्ट। ये आपके उसमें भी काम आएगा, जो मैंने फंडामेंटल राइट्स कराए थे ना, उसके अंदर भी कि क्या था ये। तो ये हमने ब्रिटेन से लिया, जिसका मतलब ये, और इंडिया के अंदर इसी चीज को फॉलो किया जाता है। मेरे हिसाब से ये चीज अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे बात करते हैं। अब बात ये है कि आपके 4 या 5 चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है कि ये सब चीजें, ओके। तो ये अगर सिचुएशन समझ में आ गई है तो फिर हम आगे, अब मैं आपको ये जो चीज मैंने आपको क्लियर की है, ये क्यों और कैसे है। अब ये क्यों और कैसे आपने और हमने नहीं बनाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में, इलेक्शन के प्रोविजन में है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि पूरी इंडिया को एक 543, आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा इलेक्शन, एक थोड़ा सा और बता रही हूँ मैं आपको, लोकसभा इलेक्शन को अगर जीतना है तो किसी भी पार्टी को कितनी सीटें सिक्योर करनी पड़ती है, 272। ठीक है, तो उसके लिए अब आप ये देख लीजिए कि 543 में +2 जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 होती है जिस पे इलेक्शन लड़ा जाता है। अब ये क्यों और कैसे है, तो 2-3 पॉइंट आपकी बुक में ही दे रखे हैं कि ये क्यों और कैसे है।
तो वो आप अपनी बुक में देख लेना कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को 543 में डिवाइड करते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है एक कैंडिडेट चुना जाता है, ऐसी 3 कंडीशंस है, और जो कैंडिडेट पहले जीत जाता है दूसरे कैंडिडेट से वो विनर हो जाता है। इस तरह से ये सिस्टम होता है। तो अगर ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, प्रोपोर्शनल पीआर सिस्टम। अब पीआर सिस्टम क्या है उसको भी थोड़ा सा और क्लियर करके बताती हूँ आपको। ये इंडिया में भी अडॉप्ट किया है पीआर सिस्टम को, लेकिन इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं ना उनमें यूज किया है। ये वाला तो लोकसभा विधानसभा वाले तो क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन बाकी जो इलेक्शंस है राज्यसभा के हैं, प्रेसिडेंट के हैं, है ना, उसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, चलिए, प्रोपोर्शनल सबसे पहले हमें चीजों को समझना होगा। प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो बच्चों, ये एक मान लीजिए केक है, ठीक है, इस केक में हमने जो है इसके कुछ हिस्से कर दिए, ठीक है, ठीक है, ये सबसे बड़ा हिस्सा होगा ए का, फिर थोड़ा उससे बड़ा बी का, फिर ये थोड़ा सी का, और ये डी का छोटा। यानी ये केक जो है वो मैंने बनाया है, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मेरा होगा। बी कहता है कि इंग्रेडिएंट्स मैं लेके आया हूँ, इसलिए बी मेरा कहता है मेरा इससे सेकंड नंबर पे मेरा होना चाहिए। सी कहता है मैंने आइडिया दिया सर, डी तो भाई देख रहा था कि चलो मैं बैठा हूँ तो इसको भी दे देते हैं। तो ये प्रोपोर्शन हो गया। ये क्या हो गया? प्रोपोर्शन हो गया। क्लियर हुई? सबसे पहले तो हमें प्रोपोर्शन का मीनिंग समझना है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझना, उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन इन व्हाट, क्वेश्चन ये आता है, किसमें होगा? ये होगा वोट्स में, ठीक है। अब वोट्स में कैसे होगा? इसमें सबसे पहले जो पार्टी होती है, देखिए एक पार्टी है, उसको कितनी सीटें मिलेगी? उसके वोट्स के प्रोपोर्शन में मिलेगी। समझ लीजिए एक पार्टी को 30% वोट मिले हैं, ठीक है, 30% वोट मिले तो 30% वोट के हिसाब से उसको सीटें मिलेगी। हमारे अभी फर्स्ट पास दी पोस्ट में क्या फर्क था कि उसमें कांग्रेस को 48% वोट मिल रहे हैं, फिर भी उसको सीटें 415 मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर 30% वोट मिल रहे हैं तो वोट के प्रोपोर्शन में ही सीट मिलेगी। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। प्रोपोर्शन आते ही समझ लेना कि कुछ हिस्सा ही उसका आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, अब इसको केक को हटा लेते हैं यहाँ पर और इसको पार्टीज को ले आते हैं। समझ लीजिए ये पार्टी ए है, पार्टी बी है, और ये पार्टी सी है, डी। यहाँ पर इसको मिले 80%, यहाँ पर मिले इसको 60, यहाँ पर मिलते हैं इसको 50, और यहाँ पर 30, ठीक है। ये पार्टीज हैं, इसके 80% वोट मिले हैं इसको। अब इस वोट के प्रोपोर्शन में इसको सीट्स मिलेगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी इसमें फायदा क्या होता है? देखो इसमें फायदा ये होता है और नुकसान भी होता है। इसमें फायदा ये होता है कि जितनी पार्टी चुनाव लड़ती ना, सबको लेजिस्लेचर में क्या मिलेगी? जगह मिलेगी। समझ में आ गया? ये भी सरकार बना सकती है, ये भी बना सकती है, ये भी बना सकती है, ये भी बना सकती है। सबको लेजिस्लेचर में जगह मिलेगी, लेकिन मिलेगी किस आधार पर? वोट के हिसाब से। वोट, सीटें, सीट्स, यानी वोट क्या हो गया? प्रोपोर्शन हो गया यहाँ पर। और अगर हम इसी को एसपीटीपी में अगर इसको कन्वर्ट करके देख लेते तो मैं ये कहती कि इस आधार से 80% वोट मिले हैं इसको, है ना, और तो परसेंट के हिसाब से अगर कोई सरकार बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? हम कहेंगे ए पार्टी बनाएगी, ठीक है। तो इस चीज को समझेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें दो वेरिएंट्स काम करते हैं। दो वेरिएंट्स समझेंगे क्या है। पहले तो मैंने आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बनाया, यानी ए का कितना प्रोपोर्शन है? 80%, ठीक है। इतना रिप्रेजेंटेशन है, उसी आधार पर इसको सीट्स मिल गई। ये है। अब इसके दो वेरिएंट्स क्या है?
इसके अंदर पहली चीज तो ये है कि एक कंट्री को, पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है। ठीक है, अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया तो अब क्या होगा, इसमें ईच पार्टी फिल इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय देयर candidate in proportion to the votes they received। चीज को समझेंगे। एक वेरिएंट तो ये काम कर रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, देखो इंडिया में हमने अभी एसपीटीपी भी क्या देखा था, 543 थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान के चल रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होगा, अब पार्टी तो बहुत सारी होती है ना कंट्रीज में, जो पार्टीज होगी इसमें क्या होगा, पार्टी जो होगी वो अपने सीट कोटे, जो सीट का कोटा होता है वो पहले भर देगी। जैसे वो कहती है कि भाई हमको 5 सीट चाहिए, ठीक है, 5 सीट चाहिए, तो उसके लिए कैंडिडेट भी कितने उतारेंगे, मतलब जो है 10 भी उतार सकते हैं, 15 भी कैंडिडेट जो है वो भेज सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनको 5 सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो डिपेंड करता है कि उनको वोट कितने मिले। जितने वोट मिले उसी हिसाब से उनको जो है सीट मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इसका कि इसमें पहले से ही सीट्स का कोटा फिक्स कर देते हैं। ईच पार्टी फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय देयर कैंडिडेट इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स रिसीव्ड, कि उन्हें आइडिया होता है। वैसे तो हर कोई मान के चलता है कि हमारे जो कैंडिडेट उसको 100% वोट मिलेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें अब करते क्या है कि पहले से जो सीट्स का कोटा वो फिल कर लेते हैं कि भाई अगर लेजिस्लेचर के चुनाव हो रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं हमको 10 सीटें मिलनी चाहिए। अब 10 सीटें मिलने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में वोट भी मिलने चाहिए। अगर उस प्रपोर्शन में वोट मिलते हैं तब तो क्या होगा, उस पार्टी को 10 सीट मिल जाएगी। मान लीजिए एक कंट्री है, ठीक है, अब हमने ये माना कि ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, ये सी कंट्री है, ये डी कंट्री है। अब इस ए कंट्री को 10 सीटें चाहिए, बी कहता है मुझे 15 चाहिए, सी कहता है मुझे 20 और ये 25। अब मुझे एक बात बताइए कि ये कोटा इन्होंने फिल तो कर दिया, लेकिन ये कब कंप्लीट होगा, जब इसके कैंडिडेट्स को जो वोट्स मिलेंगे। मान लीजिए कि इनको जो वोट्स हैं वो उस प्रोपोर्शन में नहीं मिले, ठीक है, कम मिले, तो क्या इसको 10 सीटें मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसको क्या होगा, वो वोट्स जितने मिले हैं उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में उसको सीटें मिलेगी, लेकिन मिलेगी सबको। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी के भी वोट वेस्ट नहीं जाएंगे। जबकि एसपीटीपी पे हमने क्या देखा था कि अगर जो कैंडिडेट नहीं जीतते थे वो हमने अगर वोट उन कैंडिडेट्स को दिए तो हमारे वोट ही वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबको मौका मिलता है लेजिस्लेचर में आने का, गवर्नमेंट में हिस्सेदारी करने का। अब बात ये आती है फिर यहाँ पर सरकार कैसे बनती है, क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि यहाँ पर फिर गवर्नमेंट कैसे बनेगी। तो गवर्नमेंट बच्चों कोalition गवर्नमेंट बन सकती है। यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, कोalition मिलती है, बनती है, क्योंकि ये जो छोटी पार्टीज होती है इनके वोट्स को भी यूज किया जाता है और इनको भी प्रोपोर्शन में जो है सीट देनी होती है। तो तरीका यही है कि मोस्टली यहाँ पर यही होता है, या फिर कोई ऐसी मेजर पार्टी उभरती है कि हाँ सबको मौका मिला, लेकिन वो सबसे बड़ी मेजर पार्टी, मैंने जैसे बताया था कि इसको 80% वोट मिले, तो ये सरकार बनाती है, लेकिन इनको भी सीट दी जाती है। अब ये सीट किस आधार पे होती है, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल सपोर्ट में भी आता है। पीएम किसका बनेगा, वो जरूर है मेजोरिटी पार्टी का बनेगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि सबको कोटा देना होता है सीट का, तो यहाँ पर कोएलिशन होती है। एक तो वेरिएंट ये है। अब दूसरा और समझेंगे, दूसरा क्या है, दूसरे वेरिएंट्स में क्या करते हैं कि कंट्री को डिवाइड कर देते हैं।
country is divided into several multi-members constituencies. ठीक है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। अच्छा, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट वेरिएंट है ना, इसमें एग्जाम्पल दे रखे थे कि कहाँ पर ये है, तो एक तो नीदरलैंड और इजराइल में है, और ये जो सेकंड वेरिएंट है ये आपके अर्जेंटीना और पुर्तगाल में है। अब हम इसको और समझेंगे। कंट्रीज डिवाइडेड इन सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए, एक कंट्री है, इस कंट्री को क्या किया है, सेवरल जो है मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। एक पार्टी है, ये क्या करता है, इसके समझ लीजिए 8 मेंबर है। इन 8 मेंबर को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने के लिए भेजेगा। यानी एक ए पार्टी है, इसका एक मेंबर ए से भी लड़ रहा है, इधर से भी एक मेंबर लड़ रहा है, इधर से भी एक लड़ेगा, इधर से भी चुनाव लड़ेगा, इधर से भी लड़ेगा। इनकी कोशिश ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट बनाए और सीटें जीते। ठीक है, अभी तक हमारा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर पार्टी के लिए वोट दिया जा रहा था। देखिए, जो फर्क आ रहा है ना, वो क्या है, यहाँ किसी मेंबर को वोट नहीं देते, यहाँ पार्टी के नाम से वोट होता है, पार्टी को वोट हो रहा है। यहाँ पर किसको जा रहा है, मेंबर को वोट जा रहा है। तो ए पार्टी का जो कैंडिडेट है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ेगा, इधर भी, इसीलिए इसका क्या नाम दिया है, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जितने मेंबर्स होंगे उसके आधार पर इन्होंने इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया। अब पार्टी को सीटें कैसे मिलेगी, सीट अकॉर्डिंग टू वोट। समझ रहे बात को, यहाँ पर सीट कैसे मिलेगी, वहां पर भी यही था, सीट्स अकॉर्डिंग टू वोट्स। मान लीजिए ए को यहाँ पर सीटें मिली है ना, एक कैंडिडेट को यहाँ मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ फिर मिल गई, यहाँ नहीं मिली, यहाँ फिर मिल गई। तो हमें पता चलता है कि जितने वोट मिले उस आधार पर इनको सीटें मिलेगी। तो ये प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है ये 2 वेरिएंट्स में काम करता है। बताइए, समझ में आया या नहीं आया? एनी प्रॉब्लम इज देयर, यू कैन रेज योर हैंड। अगर किसी को समझ नहीं आया तो हम वापस डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 तरह से ये वर्क कर रहा है। एक तरफ कर रहा है कि एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करके हर पार्टी क्या करती है, अपने सीट का कोटा भरती है, और फिर कैंडिडेट्स क्या होते हैं, उस प्रपोर्शन में जितने वोट मिलते हैं उनको सीटें मिल जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, जहां से सारे एक ही पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से चुनाव लड़ते हैं, और फिर उसके बाद उनको जितने वोट मिलते हैं उस हिसाब से। समझिए, एक पार्टी को 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या मिल गए, वोट मिल गए। तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट मिले तो यानी उनकी कितनी सीटें फिक्स हो गई, 4 सीटें। क्लियर? तो ये कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है, बहुत ही क्लियर चीज है। अब सोचेंगे कि सारा का सारा मैम तो बाहर का बताया जा रही है, इंडिया का तो कुछ बताया ही नहीं है इसमें। इंडिया का देखिए ऐसा है, हमने अभी देखा कि ये यहाँ पर हम पार्टी को वोट कर रहे हैं, यहाँ पर मेंबर को वोट कर रहे हैं। तो हमने दोनों को देखा कि यहाँ पर जो है इजराइल है, नीदरलैंड है, वहां पर अर्जेंटीना और पुर्तगाल है। तो अब इंडिया के अंदर ऐसा है, देखो इंडिया के अंदर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसलिए इंडिया के अंदर इसको बहुत यूं कहा जाए लार्ज स्केल पे अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन किया है। वो कैसे किया है बताती हूँ। इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबका जो इलेक्शन होता है वो इसी आधार पर होता है। अच्छा, मुझे बताइए
कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं हम लोग वोट देने जाते हैं क्या? नहीं देने जाते। हमें पता चल जाता है कि भाई कौन प्रेसिडेंट चुने गए हैं, कौन जो है राज्यसभा के मेंबर्स अभी हुए थे, आपने देखा था राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपने अभी देखा था कि कैसे जो है विधायक होते हैं, इनको वोट कौन करेगा? राज्यसभा के अगर हम बात करते हैं एमएलए होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम हिंदी में कहते हैं विधायक, ये वोट करते हैं, है ना। इंटरनली अभी हमने न्यूज़पेपर से थोड़ा अपडेट रहा करें, उसमें देखा था कि हमने किस तरह से जो है कांग्रेस के और बीजेपी के जो है वोटिंग हुई, और राज्यसभा के आपको पता है कि 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये इंडिया में इन सारे इलेक्शन में हमने जो है अडॉप्ट किया है। अब इसका भी एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि एक कैंडिडेट की लिस्ट होती है, 1 2 3 4 5 कैंडिडेट है, मान लीजिए किस पोस्ट के लिए है? प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट का देखो इलेक्शन के लिए कौन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बोथ द हाउसेज मेंबर्स एंड यूनियन टेरिटरीज के जो अब पहले नहीं था, ये अब हो गया, यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स होते हैं वो भी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक कैंडिडेट 2 3 4 5, एक नंबर कैंडिडेट को 2 पार्टी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, फिर 2 नंबर पार्टी को, 2 नंबर जो पार्टी है उसको 3 पार्टी ने प्रेफरेंस दी, 3 नंबर जो मेंबर है उसको एक भी पार्टी ने प्रेफरेंस नहीं दी, 4 नंबर को 5 पार्टीज ने दी, ठीक है, और 5वें नंबर को जो है वो 2 पार्टी ने दी। अब इस चीज को समझेंगे। यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो प्रेफरेंस बेस पे होता है। इसमें जो प्रेफर्ड पर्सन होता है, यानी एक नंबर पे जो पर्सन चल रहा होता है, तो उस पर्सन को जो वोट्स मिलते हैं उस आधार पे उसका इलेक्शन हो जाता है। मान लीजिए कि इन्होंने अलग अलग पार्टी ने अलग अलग मेंबर को प्रेफरेंस दी, फिर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है 4 नंबर को मिल रही है, ठीक है, और तो और दो पार्टीज ने 5 नंबर को दी, 3 पार्टीज ने 2 नंबर को दी, और यानी एक नंबर को तो एलिमिनेट ही कर देते हैं क्योंकि इसको बहुत कम मिले हैं। 3 नंबर को किसी ने नहीं की तो ये एलिमिनेट हो गया। अब रह गया 2 4 5। उस समय क्या होता है कि ये जो वोट है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा मिले हैं, तो इनके जो वोट है वो वेस्ट नहीं जाए इसके लिए क्या करते हैं, इनके भी वोट इसको चले जाते हैं। इसमें एक सिस्टम होता है जो आपके फॉर्मूला दे रखा है, जैसे 200 मेंबर्स हैं, है ना, 200 टोटल मेंबर, 4 कैंडिडेट्स हैं, उसमें +1 ऐसे है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको जो है इस फॉर्मूले से इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है कि किस तरह से होगा, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया कि पार्टीज ने प्रेफरेंस के आधार पर जिस कैंडिडेट को चूज किया, प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि प्रिफर करना, कि आप इस कैंडिडेट को चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बने, इस कैंडिडेट को चाहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उसका एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका एक अलग मतलब होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब वोट को ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस। समझ लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि 5 पार्टी 4 नंबर को प्रेफर कर रही है, तो अब ये 1 पार्टी रहेगी, ये 3 पार्टी रहेगी, ये 2 पार्टी रहेगी। अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनका वोट ट्रांसफर करना होगा, इनको चॉइस दी जाएगी कि आप क्या करना चाहते हैं, तो ये अपना वोट क्या करेंगे, प्रेफरेंस के बेस पे 4 नंबर को दे देंगे, तो इनका वोट भी वेस्ट नहीं जाएगा और प्रेफरेंस के आधार पर जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसको कल थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि कोई डाउट नहीं रहे। आज जितना भी हमने किया, स्पेशली कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एफसीटीपी क्या है, उससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं। टिल देन
आज जितना भी हमने कवर किया, अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो कल जो है हम दोबारा करेंगे। लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। टिल देन हैव अ गुड डे।